प्यारे बच्चों, आज कृषि के चैप्टर में आज हम समझेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय कर लेना चाहिए। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तभी हमको खाद्यान्न की पूर्ति होगी, तभी हमको अनाज प्राप्त होगा, तभी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति होगी। क्योंकि बड़ी जनसंख्या के लिए सबसे जो आवश्यकता की चीज है वो विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन है। अनाज का उत्पादन होगा तो एक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति होगी। तो स्वतंत्रता के बाद से हम देखते हैं तो धीरे धीरे कृषि में सुधार हुआ, हरित क्रांति आई, आधुनिक तरीके से कृषि कार्य करने लगे और उस कृषि कार्य में धीरे धीरे सुधार होता गया। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास और करना चाहिए कृषकों को, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। वैसे तो देखा जाता है कि भूमि की जो सीमा है वो निश्चित है, भूमि की जो सीमा है वो निश्चित है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। हमारा जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, उसको बढ़ा नहीं सकते। जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल ही रहेगा। लेकिन कई ऐसे भाग है जहां पर कृषि कार्य नहीं किया जाता, बंजर भूमि है, चारागाह की भूमि है, ऐसे बहुत सारे रिक्त जो पड़ी भूमि है उस पर यदि कृषि कार्य किया जाए या उसको जोताई करके कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाए तो एक कृषि भूमि तैयार हो सकता है। तो कृषि भूमि का विस्तार करके बड़े भाग में या बड़े क्षेत्रफल पर, जैसे कि आज हमारे भारत का जो बोए जाने वाले जो भूमि का क्षेत्रफल है वो 51% तक के पहुंच गया है, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। न कि कृषि भूमि को आवास के लिए, सड़कों के लिए या कई प्रकार के आवश्यकता के लिए उसको खराब नहीं करना चाहिए। तो कृषि भूमि का यदि विस्तार होता है तो वहां से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जा सकता है, जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न की पूर्ति हो सकती है। दूसरा जो है सिंचित भूमि में वृद्धि। सिंचित भूमि, जैसे कि हमारा भारत जो है मानसूनी वर्षा पर निर्भर है और मानसूनी वर्षा अनिश्चित, अनियमित और असमान वितरण, कहीं पर भारी वर्षा होती है तो कहीं पर सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति के कारण कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता। तो कृषि कार्य करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था यदि हो तो वहां पर एक से अधिक फसलों का पैदावार किया जा सकता है। धान के बाद में गेहूं की फसल और मसूर इत्यादि बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया जा सकता है यदि सिंचाई की व्यवस्था है तो। लेकिन मानसून पर निर्भरता या मानसून पर निर्भर रहने से कई स्थान सूखे रह जाते हैं और वहां पर उत्पादन कार्य ठप हो जाता है, उत्पादन कार्य नहीं होता और वहां के जो कृषक है वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी आर्थिक दशा बिल्कुल दयनीय हो जाती है। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा होगी तो कई प्रकार के फसलों का उत्पादन और वर्ष भर ऐसे कृषकों को काम मिल सकता है, उनको रोजगार मिल सकता है। उसके बाद में तीसरा जो है उत्पादकता में वृद्धि। जितने भी फसल का उत्पादन कृषि में करना है उसके लिए एक आधुनिक तरीके से खेती करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजों का छिड़काव कर दिए और वहां से अच्छी फसल की पैदावारी हो जाए, या हल के द्वारा जुताई कर दिए, बीज का छिड़काव कर दिए, उसकी कोई देखभाल नहीं, उसमें कोई निंदाई गुड़ाई नहीं, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो उसमें उत्पादन प्रति हेक्टेयर नहीं बढ़ पाएगा।
इसलिए उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए रासायनिक खाद, जैविक खाद, कीटनाशक दवाई या यंत्रों का उपयोग, समय समय पर उसमें सिंचाई की व्यवस्था, ये आधुनिक तरीके से अगर कृषि कार्य अगर किया जाता है तो उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जो दर है वो बढ़ते जाएगी। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए यही उपाय है कि विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम तरीके से कृषि कार्य करना चाहिए। चौथा जो आता है वो है मिश्रित कृषि एवं फसल चक्र। मिश्रित कृषि, एक ही मौसम में कई प्रकार की फसल का उत्पादन कर देना। जैसे कि खेतों में धान की फसल है तो मेड़ों में तिल या अरहर की फसल लिया जा सकता है। कुछ भाग में यदि धान का फसल लगा हुआ है तो कुछ खेत का जो भाग है वहां पर सोयाबीन की खेती किया जा सकता है। तो ऐसे कई प्रकार के मिश्रित और फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। अभी जितने भी कृषि कार्य किया जाता है उसमें देखा जा रहा है तो फसल चक्र अपनाया जा रहा है, आधुनिक तरीके से कृषि कार्य किया जा रहा है। फसल चक्र, एक के बाद एक फसल, एक के बाद एक फसल, तो उसमें कई प्रकार के जो तत्व रहते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। एक फसल दूसरे जो फसल के लिए एक उर्वरक का काम करते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित कृषि एवं फसल चक्र, इससे कृषकों की जो आय भी दुगुनी हो जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है और उनके परिवार के संचालन के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बड़ी आमदनी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में पांचवा जो आता है वो है उन्नत किस्म के बीज। यदि कृषि कार्य अगर करना है तो उन्नत किस्म के बीजों को उपचारित करना चाहिए या उन्नत किस्म के बीजों का चयन करके ही कृषि कार्य करना चाहिए, ताकि उन्नत किस्म के बीजों का छिड़काव करने से या उसका रोपाई करने से ज्यादा मात्रा में या प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन की जो दर देखते हैं उसको आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो जब हम कृषि कार्य करते हैं या जब बुआई का समय आता है या बोनी का जब समय आता है तो उस समय ध्यान देना चाहिए और उन्नत बीज ही हमको खरीदना चाहिए, उपचारित बीज ही हमको खरीदना चाहिए, ताकि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हमको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। हमारे भारतीय किसान जो है वो गरीब और निर्धन, अशिक्षित प्रकार के होने के कारण उन्नत बीजों के बारे में उनको पहचान या किस प्रकार से उन्नत बीज तो किस्म होता है उसके बारे में उसकी अज्ञानता के कारण उत्पादन प्रभावित हो जाता है। तो समय समय पर कृषकों के लिए एक सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि उनको उस उन्नत बीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों में उस बीज का छिड़काव करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सके। इसके बाद में चलते हैं हम सांकरा गांव में फसल प्रतिरूप में बदलाव। सांकरा गांव है, वहां पर फसल के प्रतिरूप में बदलाव से क्या क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आय। सांकरा गांव में देखा जा रहा है तो पहले किसान क्या करते थे, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे। जैसे कि धान का फसल हुआ, उसके बाद में फिर खरीफ का फसल है, उसके बाद रबी का फसल, रबी का फसल के बाद में फिर धान का फसल। इस प्रकार से अलग अलग फसल का उत्पादन करते थे और अतिरिक्त आय प्राप्त होता था। लेकिन आज जो देखा जा रहा है सिर्फ एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन करने से वहां पर
आय का स्तर घटता जा रहा है, क्योंकि एक ही प्रकार के फसल का उत्पादन करने से भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। अलग अलग फसल अगर बोते हैं तो उसमें अभी बताया कि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि एक जो पौधा है वो पोषक तत्व छोड़ते हैं। जैसे कि धान का फसल है, धान का फसल के बाद में गेहूं का फसल है, तो गेहूं का फसल उसमें कई प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे कई प्रकार के जो तत्व छोड़ते हैं ताकि भूमि में उपजाऊ क्षमता बढ़ता है। फिर उसके बाद में धान का फसल होता है, धान का फसल कुछ उपजाऊ क्षमता भूमि पर छोड़ते हैं, फिर गेहूं का फसल। तो इस प्रकार से अलग अलग फसल की बुआई करने से भूमि की जो उपजाऊ क्षमता बने रहती है और किसानों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त आय, उसमें ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार की खाद का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो कृषक ऐसे लागत, ऐसे खर्च से बच सकते हैं। दूसरा जो है स्वास्थ्य। साकरा गांव में फसल प्रतिरूप के बदलाव के परिणाम स्वरूप जो आया स्वास्थ्य। पहले कृषक या किसान जो थे अलग अलग प्रकार के भोजन या अलग अलग प्रकार के जो उत्पादन करते थे, उससे उनको भोजन में पोषक तत्व मिलता था। जैसे कि मछली का पालन है या रबी का फसल है, ये अलग अलग प्रकार के फसलों का अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्राप्त होने से वहां पर उनके स्वास्थ्य बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे आज मछली पालन या खेतों में मछली की कमी होने से आज कृषकों में या उनकी जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते जा रहा है। तो साकरा गांव में ये स्थिति देखने को मिल रहा है। उसके बाद में तीसरा जो है वो है रोजगार। जैसे कि अलग अलग फसल बोते थे, धान के बाद गेहूं, लाखड़ी, अलसी, इस प्रकार से अलग अलग फसल बोया जाता था, तो उसमें वर्ष भर उनको रोजगार मिलता था। धान का फसल 4 महीने उनकी देख रेख, उसके बाद में फिर गेहूं है, अलसी है, लाखड़ी है, सरसों है, मटर है, इत्यादि जितने भी प्रकार की फसल दूसरे चरण में बोया जाता था। लेकिन फसल प्रतिरूप के बदलाव के बाद में आज वहां के कृषक सिर्फ एक ही फसल उनके द्वारा बोया जाता है, और एक फसल की बुआई से वो 4 महीने उनको रोजगार की प्राप्ति होती है, और उसके बाकी समय में वो खाली रहते हैं या काम नहीं मिलता या उनका काम बंद हो जाता है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो इस प्रकार से साकरा गांव की जो स्थिति को देखते हैं। उसके बाद में आता है उर्वरक क्षमता। उर्वरक क्षमता भी देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो फसलों का उत्पादन होता था तो उससे भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती थी। लेकिन आज धान का फसल लगाया गया और उसके बाद में आज साकरा गांव में लाखड़ी, अलसी, ये जितने भी फसल है उनको अब बोना बंद कर दिया गया है, उसकी बुवाई करना बंद कर दिया गया है। और रबी के समय में भी, रबी का समय भी आता है तो भी धान की बुआई करते हैं। तो एक ही प्रकार के फसलों की बुआई, धान के बाद धान का कटाई हो गया, उसके बाद में तुरंत फिर धान का कटाई हो जाने से वही पौधा फिर बुआई किया जाता है, वही फसल दोबारा बुआई किया जाता है। तो उससे जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है या भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो नष्ट हो जाती है।
तो आज साकरा गांव में इस प्रकार से जो फसल प्रतिरूप में बदलाव के कारण वहां की जो ग्रामीण की स्थिति को देखने को मिलता है। तो आज आपको बताया गया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या हमको उपाय करना चाहिए, किस प्रकार से आधुनिकतम कृषि कार्य हमको करना चाहिए, और साकरा गांव में कृषि या फसल में बदलाव के कौन कौन से यहाँ पर परिणाम देखने को मिला, इसके बारे में आपको बताएगा। उसके बाद में अगले जो चैप्टर में और महत्वपूर्ण जो बातें होंगी उनको बताया जाएगा। धन्यवाद।